बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और आज भी एक नया टॉपिक लेकर आए। नए टॉपिक से मुराद रोज़मर्रा की जो रूटीन के अंदर हमारे साथ बीमारियां लाहक हो रही हैं, आज उस पर बात करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर चेस्ट इन्फेक्शन का बढ़ता रुझान है और बहुत बच्चे जो है वो इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं। क्या वजूहात हैं, किस वजूहात की बिना पर बच्चे जो है इन तमाम इशूज़ के अंदर जो है वो सर्वाइव करें। साथ ही साथ दूसरी चीज़ पे अगर मैं बात करूँ तो बुखार, नज़ला, खांसी, ये तमाम चीज़ें जो है ये रूटीन का हिस्सा होती जा रही हैं और लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि ये बुखार, नज़ला, खांसी जो कि मामूल के मुताबिक हमें चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं नमूनिया का इन्फेक्शन तो नहीं है या दीगर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि तेज़ी से बढ़ती भी जा रही है। अच्छा, अगर हम दूसरी इशूज़ पे बात करें, अगर इन्वायरमेंटल इशूज़ पे बात करें तो हमारे मौसम की जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी हद तक बदलती हुई सूरत हाल है और उस बदलते मौसम के अंदर दीगर तरह की बीमारियाँ जो है वो लाहक होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्दी के अंदर तो चले नज़ला हम सुनते ही हैं, लेकिन आजकल गर्मियों में भी नज़ला होता हुआ दिखाई देता है। डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा जो है वो उरूज पर पहुंचती जा रही है। लोग जो है बाहर निकलते हैं तो जिस तरह की धूल मिट्टी गर्दो गुबार जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से उनके जो है सांस की बीमारियां बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। साथ ही साथ और बहुत ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हम नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन उसका इलाज जो है वो क्या होना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, उसकी प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए। प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ काबिल डॉक्टर मौजूद होते हैं। आज भी मेरे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक नदीम नाम है। वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और बहुत अच्छी जॉब आप लोग दे रहे हैं कि आम आदमी में एक अवेयरनेस पैदा हो। दूसरी चीज़ ये कि आपने अभी टॉपिक के हवाले से बात की कि मौसम की तब्दीली, देखें मौसम थोड़ा सा तब्दील हो रहा है। हल्की सर्दी आना जाना शुरू हो गई, गर्मी आना शुरू हो गई, तो अब पंखे लोगों ने ऑन कर दिए। अब इसमें देखें जो पंखा चल रहा होता है वो आम आदमी के लिए तो बेहतर होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ख़ास तौर पर, जो जैसे अभी आपने बात की, ये नमूनिया की तरफ तो नहीं जा रहा है, बिगिनिंग ऑफ दैट डिजीज़, मतलब वो अर्ली साइंस आ जाते हैं नज़ले ज़ुकाम की सूरत में। हम माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप उसको लेके बैठे थे। एक दवा मैंने लास्ट टाइम गए थे डॉक्टर के पास, ये दी थी, तो वो अपने तौर पर उसको शुरू कर देते हैं। मगर होता ये कि जो दवा उस वक्त डॉक्टर ने दी थी उस वक्त उसकी कंडीशन क्या थी, उन्होंने उसको मैनेज करके दी, तो वो पुरानी दवाएं लेके उसको दे देते हैं और वो पेशेंट उस कंडीशन को वर्स कर देता है, तो वो सीधा सीधा चला जाता है नमूनिया की तरफ। अब उम्र डिपेंड करती है बच्चे की कितनी। अब फ़र्ज़ करें 6 माह से लेकर 1.5 साल तक का बच्चा है और उसमें माएँ ट्राई कर लेती हैं कि कोई दवा पिछली वाली निकाल के दे दी, आधी बना के दे दी, उसमें बच्चा सफ़र कर रहा होता है। माओं को तो पता है, रोया उन्होंने चुप करा दिया, लेकिन विद इन 1 वीक और 2 डेज़ 3 डेज़ वो प्रोग्रेस हो जाता है नमूने की तरफ। उसको फिर डॉक्टर के लिए मुश्किलात होती हैं। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हम कम अज़ कम फर्स्ट टाइम डॉक्टर से रुजू करें और उसको कम अज़ कम बच्चे को प्रॉपर मेडिकेशन दें। वो ना करें कि लास्ट टाइम दवा दी थी। होता यही है, आप लोग भी देखते होंगे माशरे में कि वो लास्ट टाइम जी वो हम गए थे तो डॉक्टर ने ये दी थी। अब रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था बच्चे का, तो एक बड़े कंसल्टेंट ने उनसे दवा ली उन्होंने। अब वो दवा जब बच्चे को दी, बच्चा ठीक हो गया, उन्होंने वो दवा रख दी उठा के शेल्फ में, और जब दोबारा बीमार हुआ 6 महीने के बाद वही शेल्फ से उठाई दवाई मकाई और बच्चों को। मतलब यही होता है अमूमन हम लोगों के साथ देखते हैं। मसाइल ऐसे हैं कि लोग जो वो कोशिश करते हैं, अगर कोई बीमारी में मुब्तला होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि पहले हम घर में ही इलाज कर लें, उसका ट्रीटमेंट कर लें और उसके बाद फिर डॉक्टर के से रुजू करें, लेकिन मामलात इसमें जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से हाजिर होंगे, देखते रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात करें थे बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर। जिस तरीके से मैंने बात की कि बच्चों के अंदर बढ़ता रुझान हम देख रहे हैं कि सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि बच्चों को एडमिट भी करना पड़ता है। साथ ही साथ नमूनिया है या फिर उनको कोई और बीमारी है, ये भी तशख़ीस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम जो है कोशिश कर रहे होते हैं कि जिस तरीके से बच्चों को लाइटली लेकर चलें, लेकिन बाज़ वक़्त हम कहते हैं कि घर में लापरवाही होती है, माँ बाप की लापरवाही होती है, जिसमें हम देख रहे होते हैं कि बच्चों को घर में ट्रीटमेंट दी जाती है और अपने हिसाब से उनको ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद ये होता है कि जब ट्रीटमेंट तो दी जाती है और बच्चे जब वो उस कश्मकश से गुजर रहे होते हैं तो उसके बाद वो चीज़ बढ़ती हुई दिखाई देती है, और जब वो बढ़ जाती है तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो मज़ीद बच्चे को तकलीफ उठानी पड़ती है। तो कोशिश किया करें, जिस तरीके से मैनेजमेंट आप अपने घर के अंदर कर रहे होते हैं, तो अगर बच्चे के अंदर कोई भी आपको दिख रहा है कि बीमारी है या फिर वो किसी तकलीफ में मुब्तला है, सांस लेने में उसको दुश्वारी हो रही है, तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास चले जाएं। इसी टॉपिक के ऊपर डॉक्टर तारिक से मैं बात करी थी। डॉक्टर तारिक, आजकल हम देख रहे हैं कि वेदर भी बड़ा डस्टी है और उस वजह से जब बच्चों को भी बाहर ज़ाहिर है लेके जाना पड़ता है, माँ बाप लेके जाते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल पर सवारी हो या फिर दीगर किसी भी ट्रांसपोर्ट पर सवारी ले रहे होते हैं,
तो जब वो जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके साथ भी फेस हो रही है, क्योंकि डस्ट इतना ज़्यादा, विदाउट मास्क जो है वो आप सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन बाज़ वक़्त लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं, वो समझते कि कोविड ख़त्म हो गया तो अब मास्क का इस्तेमाल हमने नहीं करना है। तो इस डस्ट जो है, जो कि ये डस्ट से गुजर रहे होते हैं, ये किस हद तक नुकसान देती है? ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सबसे ज़्यादा असर जो हमारे लंग्स एक्सपोज होते हैं वो एयर को होते हैं। अब आपने जो बात की मास्क की, हम लोग भूल गए कोविड को और मास्क भी भूल गए, हालांकि कोविड के केसेस कराची में अब रिसेंटली आए हैं। जी। तो उसकी वजह ये होती है कि हम लोगों ने उसको अवॉइड कर दिया। हालांकि हेल्थ सेफ्टी को अगर लेके देखें तो ये मास्क इज़ वेरी बेस्ट, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन यही आती है। अगर हम उसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं और नॉर्मल वे में यूज़ करें कि देयर इज़ नो एनी कोविड बट वी आर यूजिंग दैट, इट इज़ वेरी नेसेसरी। बिकॉज छोटे बच्चे जो होते हैं वो बाइक पे आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पॉल्यूशन में तो पाकिस्तान में कराची वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ चुका है थोड़े दिन पहले ही। वो इतनी जल्दी असरात नहीं होते, उसको काफ़ी टाइम लगता है। और जैसे अब सीज़न है, इस सीज़न के हिसाब से वेदर चेंज हुआ है। वेदर चेंज होते हैं, अपने फैन ऑन हो गए घर के अंदर। अब वो फैन ऑन होते हैं, आप बाहर निकलते, बच्चा आपके साथ है, बाइक पे जा रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं ठंड से भी, हवा से भी, तो सबसे ज़्यादा सफ़र बच्चा ही करता है। बड़े तो थोड़े चल उनको कुछ देर में सिम्टम्स आएंगे, बच्चे को पहले आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, घर पे जाते थे, नज़ला होता है, नज़ले की माएँ दवाई दे देती थी 2-4। अब उसको नज़ले को अगर आप किसी भी लोकल एंटीहिस्टामिन वगैरह हैं, जो भी मेडिसिन से उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, वो कंजेशन करके नमूने की तरफ प्रोग्रेस कर जाता है। उसमें थोड़ी सी हमारे लोग माँ बाप की थोड़ी सी लापरवाही होती है कि सेल्फ मेडिकेशन, फिर उसकी तरफ चले जाते हैं। ये तो पाकिस्तानियों का कल्चर है ना कि पहले हम डॉक्टर से रुजू नहीं करेंगे, हम पहले सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जी, वो मामूली नज़ला जुकाम हमारे लिए तो मामूली, लेकिन वो न्यू नेट्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए या बच्चों के लिए वो खतरनाक होता है। अच्छा, नमूनिया को कोई टाइम पीरियड होता है? क्योंकि हम अगर देखें कि नॉर्मली नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये तो आजकल चल भी रहा है, एक प्रोग्रेस के अंदर आया हुआ, क्योंकि हम हर दूसरे शख्स को देख रहे हैं, वेदर चेंज है उस वजह से भी हो सकता है, और ठंडा गर्म खा रहे हैं उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसका टाइम पीरियड कैसे हम अंदाज़ा लगाएं कि नमूनिया की तरफ भी जा सकता है? देखिए, बेसिकली दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ जो हो रही हैं इस वक्त बच्चों में नमूने की वजह से होती है, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड ओवर में, और हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, बल्कि इससे ज़्यादा वर्स कंडीशन है। नमूनिया इज़ नॉट हैपन इन अ सिंगल डे। ये बच्चों में सिर्फ माँ बाप की लापरवाही से बिगड़ता है, या फिर जैसा भी समझ लें कि किस्मत में होने वाला चीज़ हो जाती है। तो सिंपली नज़ला जुकाम शुरू हो के फिर वो नमूने की तरफ प्रोग्रेस करता है स्लोली। ठीक है। अब नमूनिया एक जानलेवा मर्ज है, हमें उससे बच्चों को बचाना जरूरी है। न्यू नेट्स में तो डेथ्स वैसी हो जाती है, पता भी नहीं चलता, 1-2 दिन के अंदर ही नमूनिया हुआ, बच्चा हॉस्पिटल में कहते भी बच्चे को पेपर में पानी भर गया था। वो लेमन के लिए समझाने के लिए बोलते थे, एक्चुअली वहाँ नमूनिया ही हो रहा होता है। तो नमूनिया कॉमन लैंग्वेज में इसको नमूनिया कहेंगे, अदरवाइज चेस्ट इन्फेक्शन बहुत सारे होते हैं। तो अब जब बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और हम देखते हैं कि बच्चा नमूने की तरफ जा रहा है, उसके अर्ली सिम्टम आ जाते हैं, तो उसको वहाँ कंट्रोल किया जाता है बनिस्बत जब नमूनिया हो जाए, उसके बाद सिंगल हो गया, डबल हो गया, सारी चीज़ आपने सुनी होंगी। तो सिंगल नमूनिया, डबल नमूनिया, इसकी कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, कैटेगरी हैं, लेकिन हमने उसको उससे बचाना होता है। अगर वो नमूनिया में चला गया बच्चा, फर्ज करें 3 महीने का, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट दैट एंड वेरी एक्सपेंसिव। वो आम आदमी के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए कि वो प्राइवेट जाएंगे कहीं भी, वो डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह देते हैं, टोटली काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। आप उससे पहले उसको रोक सकते हैं। अक्लमंदी ये कि हम उस नमूने की तरफ जा रहे हैं, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करके उसको दवा दे दें। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या दी जाती है? अगर नमूनिया का कोई पेशेंट आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है उसको? देखिए, अगर फर्ज करें छोटा बच्चा, उसकी एज रिलेटेड मसले आ जाते हैं कि फर्स्ट तौर पर बहुत छोटा बच्चा, तो हम लोग सिंपल हल्की सी एंटीहिस्टामिन वगैरह या एंटीपायरेटिक वगैरह देकर, मतलब बुखार की, नज़ले की दवाई देकर कवर करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अपने नज़ले बुखार की दवाई दी, माँ ने उसको ठंडे पानी से नहला के पंखे के नीचे बिठा दिया, तो वो इट विल बी डेफिनेटली प्रोग्रेस टू, वहाँ दवा कुछ नहीं करेगी, यानी लापरवाही टोटली 100% ये होता है। अब अगर आप केयर करते हैं तो नमूनिया हो ही नहीं सकता। आपने उसको अर्ली स्टेज पे चेस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट कर लिया तो नमूने की तरफ प्रोग्रेस नहीं करेगा, इट नॉट नेसेसरी टू हैपन, लेकिन होता लापरवाही से डेफिनेटली। अगर आपने देखा कि फीवर आ रहा है, आप उसको नहीं तवज्जो दे रहे हैं, 4-5 दिन का उसको खांसी शुरू हो जाएगी, खांसी शुरू होने के बाद फिर वो क्या होगा कि उसको फीवर ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम फिर अल्टीमेटली जाते हैं कि भाई हम इसको नमूने की ट्रीटमेंट। बाज़ वक़्त हमने माँ बाप को भी देखा है या घर वालों को भी देखा है कि बच्चा जो है मुसलसल खांस रहा है और बच्चा जो है वो मुसलसल नज़ला भी हो रहा है, उसको उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी माँ बाप उसकी बातों को मानकर वो कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, हाँ डेफिनेटली आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पानी दी जा रहा है, आइसक्रीम खिलाई जा रही है। तो इस तरह से मजीद लापरवाही से बस वो लाड प्यार चल रहा होता है ना, वो इंसान गुजरता है, तो फिर मजीद उसको प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली 100%। अच्छा, अगर हम डायरिया की बात करें, क्योंकि मैंने देखा कि जैसे जैसे सर्दियों का सीजन चेंज होता गया, यानी ये पहले बहुत ज़्यादा सर्दी थी, उसके बाद अब सर्दी का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, अब थोड़ी गर्मी है, दोपहर में, रात में हवाएं चल
जाती हैं, इस तरीके का कोई मौसम है। लेकिन मैं हर दूसरे शख्स के साथ ये प्रॉब्लम देख रही हूँ कि उसको मोशंस की शिकायत है बहुत ज़्यादा, यानी उसको कोई टेम्प्रेरी बेसिस पे मोशंस नहीं हो रहे, लेकिन दिन के अगर मैं बात करूँ हाँ, तो 3-4 मोशन उसके कंटिन्यूसली हो ठीक रहे ठीक हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की शिकायत है, क्या वजूहत है? क्या डाइट का मसला है या वेदर की चेंजेस नहीं है? देखिए, इसमें 3-4 फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जनरली मैं बात कर लेता हूँ, मेडिकली तो फिर अलग हो जाएगी। कि जनरली में ये आता है कि आजकल फास्ट फूड और आउटसाइड द होम ईटिंग बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि आप कहीं भी खाना खाने जाएंगे, वहाँ के उनके स्टैंडर्ड्स आपको नहीं पता क्या होते हैं। इवन आप लोगों ने यहाँ तक देखा होगा कि सालन के अंदर से कॉकरोच निकल आते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं कि वो तो नज़र आ रहे हैं, विजिबल है। अदर जो जितने भी माइक्रोब वगैरह, जितने जो डिजीज़ काजिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो नज़र नहीं आते, इनविजिबल होते हैं। तो हम जो भी खाना बाहर से खाते हैं, इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर लाइफ। सबसे पहली चीज़ ये। और मैं अपने नाज़रीन को भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ घर का खाना खाएं, साफ़ सुथरा खाना खाएं, बाहर का खाना कम खाएं। ये बहुत लेकिन जैसे कि आप अनहेल्दी है। बात करें बाहर का खाना कम खाएं, लेकिन ये तो अब ट्रेंड बन चुका है, जी जी, मैं जिंदगी वही का बात कर रहा हूँ, हिस्सा आपकी बन बात चुका को है। सेकंड करता हूँ। बच्चे हमारे जो हैं वो नगेट्स के बगैर नहीं रह बिल्कुल, बिल्कुल, सकते, definitely। फ्राइड आइटम्स के बगैर नहीं रह सकते। अगर हम अपनी बात करें तो इतना वक्त ही नहीं कि घर हम खुद जाके भी कर रहे खाना होते हैं खाएं। जगह। जाहिर है अपनी जॉब रूटीन के अंदर भी आप ऐसे ही करते हो कि बाहर से मंगवा लिया, कुछ खा लिया, तो लोग अब कंटिन्यूसली इस कल्चर के ऊपर डिपेंड दिस कर इज रहे दिस हैं। इज द बेसिक रीज़न ना। आप देखें, बेसिक रीज़न की वजह से ये बीमारियां खासतौर पेट के अमराज ज़्यादा बढ़ते हैं। लूज मोशन का वैसे भी सीज़न नहीं होता, इस मौसम में नहीं होते। लेकिन सबसे पहले फैक्टर यही आता है कि आउटसाइड ईटिंग, ये आ गई। फिर दूसरी चीज़, आजकल पानी का बड़ा मसला है। आप घर पे पानी पी रहे हैं, चलें घर का फिर भी कुछ बेहतर होगा, आपने कहीं से खरीदा या जो भी कुछ है। अदरवाइज आप बाहर जाके जो भी छोटे मोटे होटल पे आप बैठे हैं, जाके कोई भी बैठता है एनीवन, तो वो जाके वहाँ पानी ज़रूर पीता है। बॉटल वाटर तो हर जगह नहीं मिलता है, तो सेकंड सोर्स का पानी आ जाता है। ठीक है, अब गर्मियों में हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, सर्दियों में बिल्कुल कम पीते हैं। और जैसे ही सीज़न चेंज होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, हम पानी ज़्यादा पीना शुरू करते हैं। तो डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम देयर। ये इसके 2 ही 3 सोर्सेज होते हैं। लूज मोशन के लिए आपका रूट यही है, ओरल रूट, कि यहाँ से क्या अंदर जा रहा है, वही आपको डिजीज काज करेगा। ठीक है। अच्छा, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, क्या लेनी लूज चाहिए मोशन के घर लिए के अंदर? देखिए, लूज मोशन के लिए मैं तो ये समझता हूँ, पहले आपको अपनी होम रेमेडीज़ जिसके अंदर पुरानी जो चली आ रही हैं, कि आप योगर्ट वगैरह ले लें, बनानाज ले लें, या फिर खाने के अंदर फूड वाटर इंटेक बढ़ा दें या और लाइट साफ ग़िज़ा ले लें। लाइट गज़ा ले लें, इसको मैनेज हो जाता है वहाँ पे। अच्छा। अदरवाइज देखिए, फिर वो डिपेंड करता है कि आपको डिजीज़ है किस लेवल की। आप ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको मोशन है, यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर, ठीक है। उसको फिर लाजमी यानी बताना ये है। इश्यूज होते हैं कि क्योंकि मोशंस भी ऐसी चीज़ है जो कि आपकी हाँ, बॉडी का एवरी पानी एवरी जो है वो निकाल देती है, तो उसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो फिर फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें जिस तरीके से नज़ला ज़ुकाम खांसी की हमने बात की, बुखार बहुत तेज़ी से आजकल जो है लोगों को टेम्परेचर वाइज भी हम देख रहे हैं चेंज हो रहा है, कि उतर रहा है चढ़ रहा है, उतर रहा है चढ़ रहा है। बुखार किस नौइयत के होते हैं? यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर के बुखार होते हैं या उसकी टाइप्स होती हैं? कौन कौन से बुखार किस किस नौइयत पे जाते हैं? देखिए, इसका सिंपल जवाब तो ये कि बुखार की मेडिकल के अंदर तो 101 वजूहत होती है, ठीक है। लेकिन सिंपल फीवर को हम नॉर्मल नहीं ले सकते। सिंपल बॉडी टेम्परेचर जब राइज करता है तो उसकी डेफिनेटली कोई वजह होती है। वो वजह यूँ समझ लें कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। या तो फीवर क्यों आया, हम सबसे पहले ये देखना पड़ता है। आम आदमी भी मुझे क्यों बुखार आ गया, सवाल यही होता है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। जो हमारा सबसे पहले एक्सपोज है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह से या जो भी है ऑर्गेनिज्म वगैरह से, वो हमारे लंग्स है। तो उस गला और फिर उसके बाद लंग्स, जब ये चीज़ें किसी चीज़ से एक्सपोज होती हैं तो वहाँ डेफिनेटली बैक्टीरियाज वगैरह जाते हैं। तो उनके जब बॉडी की एक फाइट उनके अगेंस्ट होती है तो फीवर आ जाता है। तो हमें वो रीज़न सबसे पहले कॉमन जो हमारे पास आता है वो शोर थ्रोट फीवर आ गया, वो उसकी एक सिम्टम है, वायरल होता है अमूमन। मगर उसके बाद फिर सेकेंडरी कंडीशन में पेशेंट ज़्यादा फीवर के साथ आता है और 3 से 10 दिन की हिस्ट्री के साथ आता है कि मुझे 10 दिन हो गए, 3-4 महीने दवा ले ली और मेरा बुखार नहीं उतरा, तो मुझे सर्दी भी लग रही। फिर मलेरिया वगैरह एंटेरिक फीवर आ जाता है, टाइफाइड आ जाता है, फिर चेस्ट इन्फेक्शन से आगे टीबी की तरफ चले जाएँ, फिर चलते चले जाएँ तो बहुत सारे रीज़न सामने आते हैं। लेकिन हमें हिस्ट्री पर डिपेंड करना पड़ता है। पेशेंट कहता है 3 दिन से बुखार है, हमें 3 दिन देखने पड़ते हैं कि ये सही कह रहा है गलत कह रहा है। उसकी कंडीशन बता नहीं कि तो 15 दिन से कितनी बीमार है। दफ़ा चढ़ा, कितनी दफ़ा उतरा। जी जी, फिर उसकी रिस्पॉन्स है कि कुछ मेडिसिन ले लेता है, उससे देखा जाता है कि फीवर की, हमें वहीं जज करना पड़ता है। अदरवाइज फिर सिंपली टेस्ट विल डिसाइड व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, यानी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस नौइयत का बुखार है। जी, जी। अच्छा, जब कोई भी पेशेंट आता है या उसको बुखार की कैफियत होती है तो वो नॉर्मली हमने देखा कि पेशेंट कोई भी, सबको पता है आजकल, तो बच्चे को पता है बुखार हो रहा है, पैराडोल खा लें, जी हाँ, जी हाँ। पैरासीटामोल खा लें। तो लोग जो है वो डॉक्टर के पास जाने से ही गुरेज करना शुरू हो गए, या मेडिकल स्टोर पर चले जाते हैं, वहाँ जाकर कह देते हैं हमें भाई इस तरह का बुखार है, इस तरह के मोशंस हो रहे हैं, इस तरह की खांसी हो रही है, हमें कोई ना कोई मेडिकेशन दे दें। अब वो वहाँ से मेडिकेशन लेकर आते हैं, घर में उसी का यूजेज करना शुरू कर देते हैं। कुछ एक को लोगों और दूसरे को भी दे देगा। कुछ लोगों को तो खैर वक्ती तौर पर वो कहते हैं ना, छक्का लग जाता है उनका कि वो ठीक हो जाते ठीक हो हैं। जाता है। फिर वही चीज़ ट्रेंडिंग के तौर पर चल रही होती है कि डॉक्टर के पास क्यों जाएं, डॉक्टर से रुजू क्यों करें, इसी पे आते हैं, इसी पे डिपेंडेंसी करते हैं। और मेडिकल स्टोर वाले भी, वो लोग भी आगे से देना शुरू कर उन्हें देते हैं sell out विदाउट करना एनी होगा। प्रिस्क्रिप्शन।
तो इस तरह की जब चीजें हो रही होती हैं तो लोग किस चीज का शिकार हो रहे होते हैं? नहीं देखिए वही चीज़ है कि अगर फ़र्ज़ करें डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, इसमें कुछ बातें तो आपकी दुरुस्त है एक हद तक कि देखिए अगर फीवर आता है तो सिंपल पैराडोल लेनी चाहिए, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें 3-4 दिन से आप पैराडोल 2 दिन से खा रहे हैं तो अदरवाइज ठीक, आप ठीक हो गए, वेल एंड गुड। लेकिन अगर 3 दिन आपने पैराडोल लिया, 2 दिन खा लिया और आप ठीक नहीं हो रहे, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब आपको यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अब डॉक्टर विल डिसाइड व्हाट इज हैपनिंग, कि अब इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ही विल ट्राई 1 and 2 मेडिसिन एंड लुक आफ्टर देम। अदरवाइज सिंपली इन फॉरेन कंट्री जब बुखार आता है तो सबसे पहले उसके स्टूल से लेकर और फिर उसके बाद पसीने तक, आपको स्वेट तक भी टेस्ट हो जाता है कल्चर के अंदर कि इनको क्या मसला है, तो देन दे विल बी डिसाइड। बट इन अवर कंट्री, हमारे मुल्क के अंदर आप नहीं डिसाइड कर सकते। हमारे मुल्क में अम्ब्रेला ट्रीटमेंट देखें, हम पेशेंट को देखते हैं कि भाई हमें पेशेंट ठीक करना है, ये हमारा अपना अप्रोच है। लेकिन पेशेंट जो कहता है कि मुझे हुआ क्या। अब उमूमन इस मौसम में जो कॉमनली हो रही होती है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या वायरल इन्फेक्शन थ्रोट के आते हैं। अब उसमें अगर आप सेल्फ मेडिकेशन भी ले या उसको एज इट इज छोड़ दें तो भी वो ठीक हो जाता है। लेकिन देखें उसको कॉम्प्लिकेशन होने में टाइम नहीं लगता। कोई भी बीमारी अगर अनट्रीटेड रहेगी या अनलुकिंग रहेगी, उसको आप देख नहीं सकते, तो उसको फिर फीवर कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है। फिर उसको हमें अच्छे तरीके से उसको मतलब हैवी मेडिसिन से कंट्रोल करना पड़ता है। कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी लेकिन कि डिपेंड्स ऑन कंडीशन कंडीशन पे करता है कि अब पेशेंट की कंडीशन कैसी है, हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो सिनोइड के भी आप लोग टेस्ट करवाते हैं, जी, फिर उसी बिल्कुल। तरह से उसको ट्रीट उसके करते सेकेंडली हैं। चलते हैं आगे चल के। ठीक है। अच्छा, ये बात तो हो गई बुखार नज़ला जुकाम की। अगर हम थायराइड की बात करें, आजकल थायराइड के इश्यूज भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर दूसरा शख्स देख रहे हैं, बल्कि बच्चों को भी मैं देख रही हूँ कि थायराइड की बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। क्या वजूहात है, क्या लापरवाही बढ़ती जाती है, या फिर अगर हम लाइफ साइकिल चेंजेस की बात करें, क्या हमारा जो लाइफ साइकिल रूटीन है वो चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बीमारियाँ हो रही हैं? देखिए सबसे पहले आपने ठीक कहा कि लाइफ स्टाइल चेंजिंग सबसे बड़ी मैटर करती है। जो भी बीमारियां आजकल हैं, आप 5 साल 10 साल पहले इनका वजूद नहीं था, नहीं होती थी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपने कोरोना की भी देख ली, वर्ल्ड में नहीं था लेकिन कुछ चीज़ें नई आ रही हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मैटर यही लाइफ स्टाइल करता है। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को सिंपल रखते हैं और उसके साथ लेके चलते हैं तो कोई बीमारी करीब नहीं आ सकती। सबसे पहले इस्लाम को देखें, हम नमाज़ पढ़ते हैं, वजू करते हैं 5 टाइम, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है हर चीज़ में। अब आगे हम चलेंगे, ये थायराइड का इशू कैसे आता है। देखिए थायराइड एक जेनेटिकली एक हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी में होता है। उसके लेवल जो हैं वो जब ऊपर नीचे होते हैं T3, T4, TSH, तो फिर उसके साथ बीमारी पैदा होती है। लेकिन उमूमन इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन उसको कॉमन इसलिए से हम कह सकते हैं कि अब अगर आपका गला खराब रहेगा, इट विल प्रोग्रेस टू थायराइड। ठीक। उससे थायराइड की मसले आ जाते यानी गला खराब है अगर हैं। कंटिन्यूसली, बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जिनके गले में दर्द है, दर्द रहता है। अच्छा, Ignore कर उनको देते कहते हैं ना कि जिस तरीके से गॉगल करना और चीज़ें करना वो डेली बेसिस का रूटीन है, जो शानदा पीना, तो लोगों को अब इतनी अवेयरनेस है कि अगर आपका गला खराब है या अगर इस तरह की आपको कोई गले में खराश हो रही है या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग क्या करते हैं कि इस तरह की चीज़ें इनटेक करना खुद ही शुरू कर देते हैं। स्टेप्सल्स ले ली या इस तरह की विक्स से मालिश कर ली अपनी, या इस तरह की वो देखेंगे नहीं रीजन क्या है पीछे। हाँ, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें लोग फर्स्ट एड के तौर पर घर में खुद लेना शुरू कर देते हैं, विच इज़ गुड। ये अच्छी भी चीज़ है कि आप अपने आप को फर्स्ट एड एक अच्छे तरीके से दे रहे हैं। लेकिन इस पे डिपेंडेंसी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि लोग जब समझ लेते हैं कि हम तो ये घर में चीज़ें कर रहे हैं और हमारी डिपेंडेंसी अब यहीं तक होनी चाहिए। हाँ, लेकिन थायराइड जो कि एक नॉर्मल गला खराब नहीं होता, थायराइड के फिर आगे केसेस बढ़ते जाते हैं, फिर आगे जो है वो कहते हैं ना कि गले की प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो थायराइड के अंदर कौन से टेस्ट होते हैं, किस नौयत का थायराइड होता है और इसके अंदर लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए अब स्पेसिफिकली अगर थायराइड को आप डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर सिंपल टेस्ट एक होता है T3, T4, TSH। हम लोग सिंपल ये कराते हैं, इसके लेवल मॉनिटर किए जाते हैं, मगर उससे ऐसा जितनी बड़ी प्रॉब्लम पेशेंट को कोई इमरजेंसी नहीं होती है। तो वी विल लुक आफ्टर देम आफ्टर द टेस्ट। तो बेसिकली ये होता है कि हम उस थायराइड को मैनेज कैसे कर रहे हैं, उस पर क्या मसले खड़े और T3, T4 का रोल क्या होता है, बड़ी चीज़ें हैं। अलग हो जाता है सिलसिला थोड़ा सा। लेकिन देखें थायराइड की तरफ सबसे पहले आपको यहाँ पे स्वेलिंग नजर आ जाती है। अच्छा, मतलब सिंपली में तो नहीं आती, लेकिन आस्ते आस्ते यहाँ स्वेलिंग होगी, आपका गला बार बार खराब होगा, गले से इन्फेक्शन थायराइड की तरफ जा सकता है, थायराइडाइटिस भी हो जाता है। अब उनको मैनेज करने के लिए सिंपली आप देखें, अगर घर पे गले के लिए कुछ करते हैं उसको थायराइड को भी इंक्लूड कर लें उसमें, तो वो आप 1-2 दिन या 4 दिन तक तो आप लेमन उसके ऊपर थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर ये होता है कंसल्ट टू डॉक्टर। ठीक है। उसके बाद फिर वो डिसाइड करेगा हमें इसके टेस्ट करवाने चाहिए। मामूली से गले खराब में थायराइड के टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके साथ बहुत सारी और वेट गेनिंग और ये 2-3 चीजें और बीच में आ जाती हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं वैसे? हाँ, वेट मतलब गेन हो वेट गया, गेन हो जाएगा, आपका बीपी हाई या लो होना शुरू हो जाएगा, आपको फ्लैशेस आएंगे, आउट स्वेटिंग, ये चीज़ें, चक्कर आना, घबराहट, कई चीज़ें बीच में आ जाती है। तो एम्पेरिकली इसको देखा जाता है। लेकिन अगर सिंपल आपको स्वेलिंग ही नजर आ जाती है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोज करते हैं हमें थायराइड के टेस्ट कराना है। वो लेट स्टेज में जाके होता है। अर्ली में इतनी स्वेलिंग नहीं होगी लेकिन सिम्टम उसके आ रहे होते तो हम लोग फिर T3, T4, TSH वगैरह की तरफ जाते हैं। मजीद अल्ट्रासाउंड वगैरह भी गले का करते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, लेकिन वो इतनी एक इमरजेंसी नहीं है। ठीक है।
इस पेशेंट को हम लोग बहुत जनरल ओपीडी में टेस्ट के हवाले से उसको यानी carry out इतनी कर लेते हैं। सीवियर कंडीशन में नहीं आता, जी, इसका जी। जो है वो इजीली जो है वो ट्रीटमेंट हो जाता हाँ, है। तो long जितने term में लोग चलता है। जो है वो थायराइड के पेशेंट है, उनका ये चाहिए कि अगर उनके गले में खराश या किसी किस्म की काफ़ी प्रोलॉन्ग हो swelling गया महसूस हो आपका, रही है। हाँ प्रोलॉन्ग हो गया आपका टाइम पीरियड और आपके स्वेलिंग हो रही है गले के अंदर, तो आप जल्दी से जल्द जो है वो डॉक्टर से रुजू करें। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले काफ़ी सारे इश्यूज़ ऐसे थे जो कि हाईलाइट किए हम लोगों ने और बहुत सारे इश्यूज़ पर बात की। अब जो बात करने जा रहे हैं टॉपिक के ऊपर, वो ये है कि बच्चों के अंदर भी लूज़ मोशन का रुझान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे हमने बड़ों की बात की कि वेदर चेंजेस हो रही हैं, उसके हिसाब से बड़ों में भी डायरिया की शिकायत आ रही हैं। ऐसे में बच्चों में भी जो है बहुत तेज़ी से डायरिया की शिकायत आ रही है। क्या वजूहत है, बच्चों में क्यों इतना जो है ये रुझान अब देखा जा रहा है? लेकिन जी बच्चों में तो वजूहत तो बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ उसको मैनेजमेंट है। बात के पीछे अगर हम लगते हैं तो फिर बड़ा मसला ख़राब हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली उसकी वजह अनहाइजीनिक कंडीशन। आमतौर पर बच्चों को माएँ फीडर देती हैं, फीडर अनहाइजीनिक कंडीशन, उसको तो किया जाए कि ना लिया जाए, लेकिन उसको यूज़ किया जा रहा हो। फिर बच्चा जो छोटा और न्यूनेट होता है, उसकी एक हाथ आदत होती है कि हाथ पाँव मारता रहता है। अब माएँ हमारी काम कर रही होती है, बच्चा खेल रहा है, उसने इधर भी हाथ मारना, इधर में उसने पोटी भी कर दी, स्कूल भी पास कर दिया, फिर भी वो खेल रहा है। माँ किसी काम में लगी है, वो जाहिर सी बात है उसका सोर्स जो है कहीं ना कहीं से जरासीम का लगता है, वो बच्चा मुंह में भी हाथ डाल लेता है खेलते खेलते। तो वो सिंपल ऐसा कह लें आप। और फिर उसने यूरिन भी पास किया हुआ है, वो पेम्पर भी बांधा है, माँ ने उसी गंदे हाथों से फिर बच्चे को दूध भी पिला दिया, उसने हाथ वाश नहीं किए। काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, लेकिन पर उसके बाद उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। फर्ज़ करें एक बच्चा है 3-4 महीने का, 6 महीने का, उसको मोशंस आ गए, तो माँ सबसे ज़्यादा परेशान उसी से होती है। और वाकई परेशानी की बात है कि जब बच्चा स्टूल बार बार कर रहा हो, तो माँ के सारे काम रुक जाते हैं, उसको बच्चे को मैनेज करना पड़ता है। तो वो आते एक ही बात करती है कि बच्चे के हमारे मोशन रुक जाए एट ए टाइम। तो उसकी मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि उसके रीज़न क्या बन रही है, ठीक है। स्टूल का कलर क्या है, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हरे हो रहे हैं कैसे, और माएँ बताती हैं आके। उसको मैनेज करने के लिए हमें सिंपलीफाई एज के हिसाब से बहुत सिंपल मेडिकेशन दे के उसको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे पहला हमारे पास टूल है वो ORS। ठीक है, यानी ORS का ज़्यादा से हाँ। ज़्यादा इस्तेमाल, और बड़ों को भी ये दिया सिंपल जाता है पहले जब देना उनको चाहिए। ज़ाहिर इमोशंस हो जाते हैं, तो बड़ों को भी यही कहा जाता है कि डिहाइड्रेशन की कमी ना हो और ORS का बड़ा तेज़ी से आप लोग इस्तेमाल करें। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे लूज मोशंस के हवाले से, बच्चों में डायरिया का रुझान जो कि हम जिक्र कर रहे थे, जिसका साथ ही साथ एक और बड़ा मेजर इशू जो कि बच्चों के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि हो रहा है, वो है फिट्स पड़ना। बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। बच्चों के अंदर जो है वो अजीब तरीके की एबनॉर्मेलिटीज़ देखी जा रही होती हैं। ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत होती हैं, डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर ताहिर, ये जिस तरह से हम डायरिया की तो बात कर रहे थे, जिसमें आपने कहा कि अनहाइजीनिक इशूज़ होते हैं, जिसकी वजह से मैनेज नहीं हो पाती चीज़ें, उसको मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। साथ ही साथ ये बच्चे जो कि बुखार का शिकार हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें एकदम से फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, सबसे पहले तो आप मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम डायरिया को देखते हैं। डायरिया ऐसा जितना डेंजरस नहीं होता जितना वो एज रिलेटेड होता है। खास करें बच्चों में, न्यूनेट्स में हो गया, या फिर उससे बड़े बच्चों में, फिर उससे बड़े बच्चों में डेंजरस कम होता जाता है। अब एडल्ट में अगर डायरिया होगा तो उसको ही विल बी मैनेज वेरी वेरी वेल बाय द पेशेंट एंड बाय द डॉक्टर। बट अगर छोटा बच्चा न्यूनेट है, उसके अंदर डायरिया हो रहा है, तो वो स्ट्रिक्टली ए टाइम इमरजेंसी, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन बहुत तेज़ी से होती है और वो बोल नहीं सकता, आपको बताएगा नहीं, वो सिर्फ जज किया जाता है, माएँ देखती हैं या फिर डॉक्टर फैसला करता है कि इसकी डिहाइड्रेशन हो चुकी है। अब डिहाइड्रेशन चेक करने को सिंपल तरीका ये होता है कि हम छोटे बच्चों में या बड़ों में तो बहुत आराम से उसकी स्किन पुल करते हैं। यूँ करके आप पुल करेंगे, स्किन पिंच करेंगे तो नजर आएगा कि डिहाइड्रेशन हो चुकी है। इज सिंपल क्राइटेरिया, आप लोग घर पे खुद भी कर सकते हैं, पेशेंट खुद भी कर सकते हैं। हमें डिहाइड्रेशन नजर आ रही है, फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाया जाए, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। डिहाइड्रेशन इज़ वेरी डेंजरस। अब उसी की तरह हम फीवर पे आते हैं। अगर बच्चे में फीवर आ रहा है 4-5 दिन से और फिर उसकी एज कम है, फर्ज करें 6 महीने का बच्चा है और स्टिल हाई ग्रेड फीवर, मेरे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं कि फीवर 100, 203 पे रन कर रहा है बच्चा, बस वो रो रहा है, माँ अपने काम में लगी हुई है, चलो अब किसी को भेज दे, जाओ डॉक्टर को जाके दिखा लो। अब उसमें फिर ये होता है कि ज़रा सी फीवर की जैसी ग्रेड बढ़ता जाता है, बच्चों में फिट्स शुरू आते हैं ड्यू टू फीवर। सिर्फ उसका एक ही रीज़न होता है कि फीवर हाई ग्रेड चला जाता है। अब फीवर को हाई ग्रेड जाने से रोकना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि जब हाई ग्रेड पे जाएगा तो फिट्स का काज बनेगा। अब वो फिट्स क्यों होते हैं, उसकी रीज़न बहुत सारे आ जाते हैं। मेनिंजाइटिस वगैरह का फीवर बन जाता है, लेकिन हम उस तक नहीं पहुंचते कि फीवर सिंपली फीवर इज़ नॉट मेनिंजाइटिस, ठीक। हम उसको नहीं कह सकते। लेकिन फीवर का ग्रेड हाई होना वो डेंजरस होता है कि हम उसको ग्रेड हाई होने ना दें। हल्के बुखार को हम तेज़ होने देंगे तो फिट्स पड़ने के रीज़न बनता है।
ठीक खासतौर है। पे बच्चों में। अच्छा, बच्चों को इस फिट से कंट्रोल कैसे किया जाता है? क्योंकि फिट्स तो ज़ाहिर है पड़ते हैं, उस पर हमने देखा कि बच्चों को इमरजेंसी में लाया जाता है, फिर एडमिट कर दिया जाता है, उसके बाद उनकी रिकवरी कैसे होती है इन चीज़ों नहीं से? देखिए, फिट्स के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है मेनिंजाइटिस, जो एक दिमागी बुखार जिसका आपने सुना होगा, बच्चों को दिमागी बुखार हो गया। अब वो दिमागी बुखार तक जाने से पहले उसकी जरासीम वगैरह जो भी वो एक रीजन तो है ही, लेकिन हम उससे उसको नहीं बचा सकते। ठीक हम है। फीवर कंट्रोल कर सकते हैं। ये आम लेमन के लिए है कि फीवर को हाई ग्रेड नहीं होने देना चाहिए, वही होता है। जब आप फीवर को हाई ग्रेड होने देंगे तो इट विल बिकॉज फिट्स वगैरह जो भी कुछ है। तो हमने अपने बच्चे का केयर करना है कि हम उसके फीवर को हाई ग्रेड की तरफ ना जाने दें। उसका सिंपल तरीका है पेनाडोल कोल्ड स्पॉन्जिंग। अगर पेनाडोल कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे, फीवर राइज नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, विल मैनेज इट। लेकिन वो स्टेज पे लेकर आते हैं जब उसको फिट्स पड़ रहे होते हैं। अब वो जब फिट्स पड़ रहे होते हैं तो उस पर डॉक्टर भी, और जो भी फर्ज करें डॉक्टर के पास है, वो हॉस्पिटल नहीं गया, तो इट विल नीड हॉस्पिटल, उसको जो भी चाहिए हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी होती है। तो डॉक्टर विल डिसाइड देयर आफ्टर टेस्ट। ओके। मतलब लंबर पंक्चर वगैरह तो वो नहीं कराते, भाई हमने कमर का पानी नहीं निकलवाया, हालांकि दैट इज़ वेरी डेंजरस। अच्छा। वो कमर का पानी नहीं निकालने से वो उसको फर्ज करें एपिलेप्सी आ गई है, वो डायग्नोस नहीं हो पा रही है, उसको हमको मेनिंजाइटिस समझ रहे हैं। तो कमर का पानी निकालने से हमने अमूमन सुना है लोग जो है वही बात कहते हैं कि बोन मैरो कमज़ोर हो जाती है, इस तरह की शिकायत नहीं होती जी, है। देखिए अब वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में तो पेशेंट से पूछा भी नहीं जाता, खुद ब खुद कर लिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है, जब हम उस वक्त करते हैं तो जब पेशेंट की कंडीशन अर्ली साइन सिम्टम्स हम उसका नंबर पर एलपी कर लेते हैं, तो उससे पेशेंट की बीमारी 99% सामने आ जाती है कि क्यों फिट्स पड़े इसको। अगर फर्ज करें एपिलेप्सी भी है तो उसकी मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है, लंबे अरसे तक खानी पड़ती है। तो वो उसको वहीं मैनेज के, फर्ज करें वो बच्चा बड़ा हो गया 6 साल का और जा रहा रोड पर, उसको फिट्स पड़ गए, एपिलेप्सी हो गई, तो वो कोई गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाएगी। ऐसा ही है। तो हम उस तरफ नहीं जाते, हम सोचते हैं कि भाई नहीं, कमर का पानी हमने नहीं निकालना है, अच्छा। चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि दिस इज लाइफ सेविंग फॉर दैट पेशेंट, हम उसको नहीं सोचते। अच्छा, ये बड़ों के अंदर भी शिकायत है। अच्छा, ब्लड प्रेशर भी एक वजह है कि इस तरह हाँ के फिट्स पड़ने देखिए, की? रीज़न तो बहुत सारे आ जाते हैं इसके पीछे, लेकिन उसकी बेसिक देखी जाती है कि अगर हिस्ट्री लेकर आ रहा है पेशेंट के, इसको बीपी भी रहता है, इसको हार्ट अटैक भी एक दफ़ा हो चुका है, तो आवर माइंड विल बी गोज, मतलब पेशेंट के लिए वही होता है कि सबसे पहले हम उसको तरफ लेके जाते हैं। लेकिन फिट्स की बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। फास्ट तो आमतौर पर पाकिस्तान में एपिलेप्सी इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, अब हेडेक की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अब जिस तरीके से हमने कहा ना कि सर दर्द और बुखार की बड़ी जो है ना आपस में इंटरलिंक करता है, क्योंकि जब सर दर्द होता है तो लोग जो है बड़ी परेशानियां तो है, लेकिन लोग जो है उसको बड़ा हाई ग्रेड लेते हैं, क्योंकि सर दर्द जाहिर है जब हो जाता है तो आपको कोई भी चीज़ करने का दिल नहीं करता, काम नहीं होते आपसे रूटीन साइकिल आपकी नहीं चल रही होती है, आप में भारीपन महसूस करते हैं, आप पे एक बोझ होता है, इस तरह की सिचुएशन होती है। बाज़ वक़्त लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि उनको जब हेडेक हो रहा होता है तो वो वॉमिटिंग की शिकायत भी करते हैं, वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा उन्हें होती हैं। तो ये हेडेक नॉर्मल हेडेक होता है या ये फिर दीगर तरह की इसकी भी कैटेगरीज हैं? देखिए, कैटेगरी से मुराद है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस ज़रूरी होते हैं। अब फर्ज करें कि एक बच्चा है या एक एडल्ट है, 12-15 साल का 20 साल का बच्चा है, उसके सर में दर्द हो गया, बच्ची उसके सर में दर्द हो गया, तो देयर इज सम रीज़न बिहाइंड इट। अब सबसे जो आजकल के हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ओवरवर्क, अंडर रेस्ट, मोबाइल। आप तीनों चीज़ें बीच में कंपाइल करके देखें, फ़र्ज़ करें मोबाइल वो 6-6 घंटे चला रहा है, उसके बाद वो सो नहीं रहा, रात को खाना टाइम पे नहीं खा रहा है, कई चीज़ें होती हैं, तो गैस्ट्रिक अपसेट्स होते हैं, गैस्ट्रिक अपसेट होते हैं उमूमन वो हेडेक की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। फिर उसके सेकेंडली वोमिटिंग शुरू हो जाती है। ठीक, तो अब इसके अंदर फ़र्ज़ करें एक चीज़ आपने आप कह भी नहीं थे, कुछ देर पहले बात हमारी हो रही थी कि मिग्रेन, तो कॉमन मैन उसको मिग्रेन से लोग तो अब काफ़ी relate हद कर तक देता है। बोलते हैं, क्योंकि अब जब भी हेडेक होता है या सर दर्द की प्रॉब्लम होती है तो लोग पहला ही नाम देते हैं कि माइग्रेन हो रहा है, और माइग्रेन के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, सारा दिन सर को बांध के बैठे रहते हैं, सारा दिन जो है वो उस तरह की ट्रीटमेंट, माइग्रेन हो रहा है, इंजेक्शन लगवाने चले गए, ड्रिप्स लग रही हैं, इस तरह की सिचुएशन हो हाँ, रही है। मिग्रेन की तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर फर्ज करें उसको मिग्रेन डायग्नोस हो चुका है तो उसकी सिंपल ट्रीटमेंट ये होती है कि आदमी एक कमरे में लाइट हल्की करके लेट जाए और कोशिश करे सोने की, तो इट विल बी ऑल राइट। ठीक है। देन कम्स द मेडिसिन। अगर नॉर्मल हेडेक है तो उसकी वजूहत सबसे पहले अनकंफर्टेबल होना है। आप अपने काम में अनकंफर्टेबल हैं, आप ओवरवर्क कर रहे हैं, आपको आराम नहीं मिल रहा, 2 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, फिर आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, मुश्किल से 2 घंटे नींद आती है। जब आप ओवर करते रहेंगे तो डेफिनेटली देयर इज सम हेडेक। उसको मैनेज करना आपके पेशेंट के अपने हाथ में होता है कि हाउ विल मैनेजिंग देयर रूटीन वर्क। अब रूटीन वर्क में आपको आराम भी चाहिए, टाइम पे खाने भी खाना चाहिए, सारी चीज़ें कोरिलेट करती हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, ये डिपेंड करता है रूटीन के ऊपर, लाइफ साइकिल के ऊपर। मिग्रेन अलग चीज़ है। मिग्रेन का तो एक फिट्स टाइप के होते हैं, एक दर्द बढ़ता है, फिर वो विदाउट मेडिकेशन जाता भी नहीं, वो पेशेंट खुद उसको डेवलप कर लेता है। लेकिन मिग्रेन की अलग सेल्फ मेडिकेशन नहीं होती, बाकायदा प्रॉपर मेडिकेशन होती है, वो पेशेंट को लेनी पड़ती है, तो मिग्रेन कंट्रोल हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है। मगर अगर सिंपल हेडेक है वो उसकी फिर कहना चाहिए कि पेशेंट की प्रेजेंटेशन कैसी है। अब फर्ज करो कि कहता है मैं सो के उठता हूँ, सुबह मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, देयर इज नो रीजन फॉर दैट।
कि आप सो के उठे फ्रेश उठे और आपके सर में दर्द हो सर रहा में दर्द है हो पहले रहा है। शुरू हो गया, तो वो सारी चीज़ें वहाँ जाके रिलेट करती हैं कि दिमाग बंदे की परेशानी है, टेंशन है, वो सोच रहा है। बेसिक रीज़न टेंशन से शुरू स्ट्रेस होती की है। स्ट्रेस हो गई, टेंशन हो गई, सारी चीज़ें हो गई। अगर आप उसको ओवरकम नहीं करते हैं तो फिर समथिंग है, सम हेडेक सही। इसी चक्कर में। लेकिन फिर उसका सिंपल मेडिसिन ये है कि आप एक हल्की सी पेनाडोल ले लें। अगर आपको ठीक नहीं हो तो बीपी वगैरह अपना चेक कराएं। शुगर होता है, शुगर पेशेंट वो रिलेटेड होता है कंडीशंस के ऊपर। लेकिन ये जो पैनाडोल की आपने बात की है तो जाहिर है रोज़मर्रा के अगर रूटीन के अंदर एक पेशेंट को हेडेक हो रहा है और वो इसका शिकार रह रहा है, हर 2 घंटे 3 घंटे बाद उसके बिल्कुल सर होता में है। पेन रह रहा है और वो माइग्रेन की तरफ भी नहीं जा रहा है, एक नॉर्मल हेडेक है, तो स्ट्रेस और एंजाइटी और ये तमाम बेशक। चीज़ें उसको हो Correlate सकती हैं। तो करनी इससे डिपेंडेंसी बाहर निकालने के लिए मेजॉरिटी ये होता है कि या तो आप डिप्रेशन पिल्स की तरफ चले जाएं, क्योंकि अमूमन जो साइकोलॉजिस्ट है वो तो यही रेफर करता है कि डिप्रेशन पिल्स की तरफ आ जाएं, बिल्कुल। क्योंकि उसको लेकर थोड़ा सा सुकून और आराम मिलता है आपके दिमाग को। और लोग जो है फिर उसको अपने आप को प्रेफर करते हैं कि हम नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं क्योंकि हम डिप्रेशन पिल्स खा रहे हैं, क्योंकि जी, एक जी। माइंड सेट है लोगों का। अच्छा, अगर हम मैं बात करूं, ये तो थी आपकी हेडेक की बात। अब माइग्रेन ने आपने डिपेंड कर दिया कि जिस तरीके से माइग्रेन होता है उसके लिए एक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होती है जो कि लेनी पड़ती है। Proper treatment है। हाँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है जो कि लेनी पड़ती है, क्योंकि उनको अटैक्स भी पड़ते हैं इस बिल्कुल तरह होता के। अच्छा, अटैक्स की बात की हमने, लेकिन आजकल जो थकावट इतनी हो रही है लोगों को, ज़रा सा वर्किंग करते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, स्टेमिना नहीं है, घूम फिर नहीं सकते ज़्यादा, और अगर थोड़ा सा एक्टिविटी कर ली ज़िंदगी के अंदर तो इतनी ज़्यादा, और अगर एक्टिविटी नहीं भी कर रहे तो एक सुस्ती और काहिली और इतनी थकावट जिस्म के अंदर कि बॉडी पेन हो रहा है, नहीं उठा जा रहा, नहीं काम किया और जा young रहा। age में। और यंग एजेस में भी ये मोस्टली हो ही यंग एजेस में रहा है, क्योंकि अब मैं जितनी भी मैंने बातें की हैं ये वो इश्यूज हैं जो कि यंगस्टर्स को हो रहे हैं। बिल्कुल। ये यूनिवर्सिटी गोइंग या काम करने वाले अर्ली एजेस के 30-35 के एजेस के लोग They are हैं facing these जिनके problems. साथ ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो ये क्यों होता है? देखिए, इसके अंदर बड़ा जो समझ लें कि बहुत ब्रॉड वे में देखना पड़ेगा आपको। सारे के सारे आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ के अंदर कि हमें टाइम पे खाना, इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ अपनी हेल्थ की केयर करना, ये दूसरा फैक्टर हम उसको भी अवॉइड कर देते हैं। फिर तीसरी चीज़ रेस्ट, हम लोग रेस्ट को भी अवॉइड करते हैं। हम बस एक यूँ समझना चाहिए कि चंद चीज़ें उनके पीछे लगे होते हैं। काम तो हर एक को करना होता है, लेकिन आपका काम का ड्यूरेशन बढ़ चुका है। आजकल हर कोई बंदा 10 घंटे 12 घंटे 13-13 14-14 घंटे वर्किंग कर रहे हैं, और नॉट इज ओनली सिंगल जॉब, डबल जॉब कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और ट्रिपल भी मैंने देखे हमारे पास 3-3 नौकरियां कर रहे होते, हाउ ही विल मैनेज दैट। तो ये चीज़ है। फिर ओवर वर्क, मैंने अपनी जान पे जुल्म। हाँ, जुल्म कर रहे होते बेशक। अब फिर फर्ज करें एक बंदे की ड्यूटी 8 घंटे की, लेकिन इंतहाई सख्त ड्यूटी, तो वो उसको भी मैनेज कर रहा होता प्रेशर बहुत है। ज़्यादा। फिर उसके बाद सेकंड ड्यूटी पे चला जाता है, उसको रेस्ट नहीं मिलता है। तो कॉमनली सारी चीज़, फिर उसकी सबसे बड़ी आपने खुद ही बताया था, टेंशन और एंजाइटी। टेंशन और एंजाइटी क्रिएट होती है, उसके नतीजे में वो सर के दर्द की सूरत में जाहिर होती है और बहुत से सिम्टम्स होते हैं। तो डॉक्टर आप कह रहे थे भी उसको एंजाइटी पिल्स वगैरह देते हैं, जो भी कुछ देते हैं वो उनकी ज़रूरत होती है कि इनके माइंड को रिलैक्स करना है। रिलैक्स मिले और ये जी। बिल्कुल जो है ना रिलैक्स और उसके होके साथ में सो स्लीपिंग सकें। पिल्स दे दी जाती हैं कि थोड़ा आप इसको भी लें, तो ओवरऑल मैनेज किया जाता है। यानी दिमागी सुकून बड़ा ज़रूरी है इंसान का, और Definitely. वो अगर नहीं होगा तो वो बीमारी की तरह मुब्तला होता जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।